हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप सब। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो आज ये हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे। तो शायद पिछले लेक्चर में हम लोग ये हाँ मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों तक चर्चा कर चुके थे हम लोग, और आज उससे आगे बढ़ना है। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है। तो आशा करते हैं कि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। चैप्टर होने वाला है मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और पिछला टॉपिक हमारा था मध्यम वर्ग के लोग, वहां तक हम लोग देख चुके थे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वह होगा उदारवाद की भावना, है ना। आज का टॉपिक क्या होगा? उदारवाद की भावना। टॉपिक का नाम लिखिएगा, उदारवाद की भावना। ठीक है, उदारवाद की भावना। अब दोस्तों, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि उदारवाद की भावना, इसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले समझिए आप कि उदारवाद का मतलब होता है आजादी। उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का सीधा मतलब हुआ कि आजादी, है ना। आजादी, निरंकुश शासन से आजादी, उसी को कहते हैं उदारवाद। और जब मिडिल क्लास के लोग जब थोड़े से अमीर हो गए थे, जब थर्ड स्टेट के लोग थोड़े से अमीर होकर के जब मिडिल क्लास में मतलब मध्यम वर्ग के लोग बन गए थे, तो उन सब के मन में आया कि नहीं, हमें थोड़ी सी आज़ादी चाहिए और हमारे देश में हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, थोड़ी सी हमें आज़ादी चाहिए। उसी को बोला गया उदारवाद की भावना। उदारवाद की भावना में जो उदारवाद शब्द आता है विद्यार्थीगण, इस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से होती है। किस भाषा से? लेटिन लेटिन भाषा। उदारवाद की जो उत्पत्ति जो होती है वो लेटिन भाषा लीवर से होती है। ठीक है, लीवर से ही लीवर लेटिन भाषा है जिससे कि उदारवाद की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब समझते हैं इस उदारवाद की भावना आने के बाद उन लोगों ने क्या क्या चाहा कि हमारे साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने मांगा कि हमारे साथ मतलब सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए, है ना। किसी के साथ ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, गरीब अमीर की भावना नहीं होनी चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार किया गया हमारे देश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यक्ति समानता का अधिकार मांगा। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने देश में एक संविधान बनाए। याद कीजिए विद्यार्थीगण, जब 1789 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें संविधान बनाया गया था। जब लुई 16वां को राजगद्दी से हटाकर जनता अपने हाथ में देश की जिम्मेदारी लिया था, तो वहां पर एक संविधान को बनाया गया था और उस संविधान की मांग इसी मध्यम वर्ग के लोगों ने किया था। जब उसके मन में उदारवाद की भावना आई तो उन्होंने एक संविधान की मांग की थी। किस चीज की मांग की थी? संविधान की मांग, है ना। संविधान की मांग की थी। ये कहानी रही हमारी उदारवाद की भावना से जुड़ी जो भी टॉपिक थी, वो आपके सामने हमने डिस्कस किया। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। उदारवाद का मतलब होता है आजादी, है ना। उदारवाद की भावना का मतलब होता है आजादी। ठीक है, किसी भी चीज से आजादी लेना, है ना। और उन लोगों के मन में क्या था कि निरंकुश राजा जो थे, जो एकदम मतलब कट्टर राजा हुआ करते थे, उनसे आजादी चाहते थे, तो उनके मन में उदारवाद की भावना आई। और उदारवाद की जो शब्द शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लेटिन भाषा, है ना, लेटिन भाषा लीवर से बनी है। किससे बनी है? लीवर से। उसके बाद उन्होंने समानता का अधिकार मांगा।
बोला कि नहीं भाई, हमको समानता का अधिकार चाहिए, हमारे देश में सब मिलजुल कर रहेंगे, सबका मतलब समान अधिकार हो सबके पास, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, कोई फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट कुछ नहीं होगा, सब लोग समान मतलब समान रहेंगे, ठीक है। उस चीज का मांग किया। उसके बाद बोला कि हमें एक संविधान की जरूरत है, हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, एक संविधान बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि हमारे देश कैसे चलेगा, है ना। तो ये कहानी रही विद्यार्थीगण उदारवाद की। अगला टॉपिक हमारे पास आता है मताधिकार। क्या आता है? मताधिकार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थीगण मताधिकार, ठीक है। आज का पहला टॉपिक उदारवाद की भावना और सेकंड टॉपिक हमारे पास है मताधिकार। मताधिकार का मतलब होता है कि मत देने का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। जिसे सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार, अपना अपना मत रखने के अधिकार, अपना अपना बात बोलने का अधिकार, इसे मताधिकार कहते हैं, है ना। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि उस समय के जो व्यक्ति थे, है ना, उस समय के जो व्यक्ति थे उनमें किन किन को मताधिकार देने की जो है अनुमति प्राप्त थी, और किन किन लोगों को मताधिकार देने का जो है अधिकार नहीं था, है ना। तो उस चीज को समझेंगे हम लोग। आइए समझते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि उस समय सिर्फ जो अमीर व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति में जो पुरुष थे, यानी कि अमीर पुरुष, उद्योगपति टाइप के, है ना, अमीर पुरुष, अमीर अमीर पुरुष जो थे उन्हें ही मताधिकार का अधिकार था, ठीक है, उन्हें ही मत का अधिकार था। कब? 1789 ईस्वी में। लेकिन जब नेपोलियन भाई साहब ने आया 1804 ईस्वी में, जब नेपोलियन भाई साहब आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ अमीर पुरुष को नहीं बल्कि सारे पुरुष को, है ना, सारे पुरुष को वोट करने का अधिकार होगा। किसने कहा? नेपोलियन भाई साहब जब आए, नेपोलियन भाई साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अमीर नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना है, बल्कि सारे व्यक्ति जो हैं, सारे पुरुष जो हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार प्राप्त है, उन सब वोट कर सकते हैं, वो सब अपना मत रख सकते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे जो महिलाएं थी, है ना, महिलाएं हुआ करती थी, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। देखिए पहले क्या था, जो अमीर पुरुष हैं वही वोट करेंगे, वो उन्हें को मताधिकार का मतलब अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद जब नेपोलियन आया तो बोला नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सारे पुरुष जो है, सारे पुरुष को मताधिकार मिलेगा। लेकिन जब समय बढ़ता गया और महिलाओं ने भी अपना मत का अधिकार मांगने का प्रयास कर दिया, तो 100-150 साल बाद जाकर, जो कि 1944 ईस्वी में, है ना, 1944 ईस्वी में जाकर यूरोप में कहें तो महिलाओं को अधिकार मिला। किस चीज का? मताधिकार का। फाइनली जाकर कब मिला? 1944 ईस्वी में, ठीक है। समझ गए? ऐसा करते कि मताधिकार को समझे होंगे आप लोग। एक बार रिवीजन करते हैं। मताधिकार टॉपिक है हमारा। जब शुरुआत में फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उस समय सिर्फ अमीर पुरुष को ही मताधिकार करने का अधिकार था। उसके बाद जब नेपोलियन भाई साहब आया तो उन्होंने सारे पुरुष को अधिकार दे दिया कि नहीं, सारे पुरुष को मताधिकार होगा, मत का अधिकार होगा सारे पुरुष को, ठीक है। उसके बाद जब महिलाओं को जब अधिकार नहीं मिला तो महिलाएं कुछ दिन के बाद जाकर बगावत करती है, तब जाकर उन्हें 1944 ईस्वी में महिलाओं को मत का अधिकार मिलता है, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। अभी हम लोग देखे हैं उदारवाद की भावना, अब देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसे मिटा दें ताकि बोर्ड हमारा साफ लगे, है ना, या इधर भी कर सकते हैं लेकिन मिटा लेते हैं, ठीक है।
टॉपिक हमारा है आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। अब आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, समझते हैं बात को। देखिए, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, है ना, तो 1834 के आसपास की यह घटना है, जब आर्थिक क्षेत्र में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्थिक क्षेत्र बोले तो बिजनेस, है ना, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनके लिए उन मतलब महादेश में रहना बिल्कुल नुकसानदायक था। क्यों, समझते हैं। क्योंकि देखिए, जर्मनी में, टॉपिक को समझिएगा, जर्मनी उस समय, जर्मनी अभी के समय की जो जर्मनी है एक है, लेकिन उस समय जो जर्मनी था वह 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा था। क्या था, 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा था। और बात यहाँ ये होती है मेन कि जो जर्मनी के व्यापारी वर्ग के लोग थे वो व्यापार करने जाते थे तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब क्या मुश्किलें आती थी, जो 39 अलग अलग जगह थे, अलग अलग टुकड़ों में जर्मनी बटा था, उन 39 जगह की मतलब मुद्राएं अलग अलग थी, है ना। मतलब 39 जगह की मुद्रा अलग अलग थी। 39 जगहों में जाने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। 39 जगह की अपनी अपनी माप तौल होती थी। माप तौल का मतलब होता है विद्यार्थीगण, जैसे अभी हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं केजी के भाव में मिलता है ना, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 1 कुंटल, 2 कुंटल, और सारी जगह हमारे पूरे भारत में यही मतलब लगभग लगभग बोले तो आसपास के भी देश में सारे यही चलता है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि 39 टुकड़ों में बटा हुआ था और 39 के 39 जगह में अलग अलग तरह के मापदंड का मतलब व्यवस्था था। तो इससे व्यापारियों को बहुत सारा नुकसान होता था। अब 39 तरह की मुद्राएं, 39 तरह की मुद्राएं का मतलब होता है कि 39 तरह की पैसा, जैसे हमारी मुद्रा क्या है, रुपया है, वहीं अन्य देश की मुद्रा अलग अलग है, अमेरिका का डॉलर है ना। तो इसी तरह से इन 39 जगह का जो है मुद्रा वो अलग अलग था। तो इससे व्यापारियों को काफी नुकसान होता था। उन्होंने क्या किया, 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, है ना, 1834 ईस्वी में व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया। व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जालबेरिन। क्या नाम था, नाम क्या था, जालबेरिन। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको एसएसटी में एक सवाल पूछा जाता है कि जालबेरिन किससे संबंधित थी। ठीक है, तो आपको आंसर करना होगा कि व्यापारियों के ग्रुप से, है ना। व्यापारियों ने ही एक ग्रुप बनाया था, जालबेरिन नाम का ग्रुप बनाया था, और इस ग्रुप ने इन सारी जो है समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया और बोला कि हमें जो 39 जगहों पे अलग अलग तरह की मुद्राएं देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की टैक्स देने को मिलता है, मतलब देना पड़ता है, इन सारी चीजों से छुटकारा हमें पाना चाहिए। उसके लिए यह ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या किया कि ये सारी मुद्राओं को समाप्त कर, सारी मुद्राएं को समाप्त कर दिया, है ना, समाप्त कर बस 2 मुद्राएं रहने दिया, 2 प्रकार की मुद्रा मतलब मुद्राएं को रहने दिया। इससे व्यापारियों को काफी हद तक लाभ हुआ। ठीक है, ये चीजें किया, है ना। उसके बाद व्यापारियों ने साथ ही अपना रेल नेटवर्क बढ़िया किया। रेल नेटवर्क मतलब कि रेल की लाइनें जो है वो पूरे अंदर अंदर तक, मतलब अंदर शहर के अंदर अंदर तक बिछाए, जिससे उन्हें व्यापार करने में ज्यादा
आसानी हो और प्रॉफिट कमाने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो साथ ही इन किसने किया, जालबेरिन के ग्रुप वालों ने रेल नेटवर्क पर काम किया है ना, रेल नेटवर्क को सुधारने का काम किया। बात को समझ में आया? आइए एक बार रिवीजन करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादीकरण, आर्थिक क्षेत्र का उदारवादीकरण है ना, जर्मनी में 39 अलग अलग जगह थे, अलग अलग उसकी करेंसी थी, अलग अलग उसकी मापदंड था, जिसके कारण वहां के जो है व्यापारी वर्ग के लोग थे वो बहुत परेशान रहते थे, है ना। वो जो परेशान रहते थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमें एक ग्रुप बनाया जाए और इस ग्रुप के माध्यम से इन सारी खामियों को दूर करने का कोशिश किया जाए। हुआ भी, उन्होंने 1834 ईस्वी में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जालबेरिन। जालबेरिन ग्रुप ने क्या किया कि वो सारी मुद्राओं को समाप्त करके मात्र 2 मुद्राएं रहने दी, रेल नेटवर्क को बढ़िया किया, व्यापारियों के लिए जो भी टैक्स अलग अलग प्रकार के लगते थे उन्हें सीमित कर दिया। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के अब टैक्स नहीं लगती थी, जिससे व्यापारियों को बहुत सारा मुनाफा हुआ, बहुत सारा फायदा हुआ, बहुत सारी सहूलियत मतलब सहूलियत हुई, है ना। तो समझ में आया ये टॉपिक को? आशा करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दे। ठीक है, और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ से दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि यहाँ इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसको देख लिए। अब इसके बाद का टॉपिक है 1815 में, 1815 के बाद एक नई रूढ़िवादी का जन्म होता है, नई रूढ़िवादी का जन्म होता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग समझेंगे और देखेंगे, तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1815 के बाद एक नई रूढ़िवादी का जन्म कैसे होता है, क्यों होता है और क्या मकसद रहता है उसका, है ना, वो सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक को पहले हम लिख लेते हैं, इसे भी एक बार मिटा देते हैं, है ना। टॉपिक हमारा क्या है, 1815 के बाद एक नई रूढ़िवादी का जन्म। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड थोड़ा सा परेशान करेगा कि सर ये रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थी, रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि अपनी एक पुरानी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जिससे लोग खुश ना हो, यानी कि एक जटिल विचारधारा, एक पुरानी सोच, पुरानी विचारधारा, ठीक ना। आप ऐसा मानिए कि रूढ़िवादी का अर्थ होता है एक विचारधारा, ठीक है, एक ऐसी विचारधारा जिससे लोगों की मतलब लोगों को समस्याएं हो, यानी अपना देखो सिर्फ लोग जाए भाड़ में, है ना, एक ऐसी विचारधारा की जन्म होती है। अब ये 1815 की जो रूढ़िवादी का जन्म होता है, इसका नींव कहां से आता है जानते हैं? ये स्टार्ट होता है विद्यार्थीगण जब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, जब नेपोलियन ने फ्रांस में बदलाव कर रहा था, जब नेपोलियन फ्रांस में बदलाव कर रहा था, अच्छी अच्छी नियम ला रहा था, किसानों को मदद मिल रहा था उससे, है ना, उस टाइम पर आसपास के देश में भी राज शासन ही था, राजतंत्र ही था, और वहां के लोगों के मन में भी ये सारी फैसिलिटी जो है, उन्होंने सोचा कि हमारे देश में भी हो तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो वहां के लोग भी चाहने लगा कि नहीं, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। अब हमको एक बात बताइए विद्यार्थीगण कि वहां के जो राजा थे उसका मन में जरूर ना कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि पास वाले देश में लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही थी और वही बगल के एक देश में राजा इस प्रकार शासन कर रहा था कि जनता को पूरा कुचला जा रहा था। राजा के दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये नेपोलियन जो है
हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जब वहां की जनता बगावत करके राजा को हटा सकता है, तो अगर यहाँ की जनता भी चाह लेगी तो हमें राजगद्दी से हटा देगी। उसी क्रम में फ्रांस के आसपास के 3-4 देश, है ना, फ्रांस के आसपास के 3-4 देश जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया और पर्सिया हो गया, ये सारे देश जो है मिलकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर देते हैं। यानी 4 देश मिलकर नेपोलियन को हराने का साजिश रचते हैं। ठीक है, और होता भी कुछ ऐसा ही है कि उस युद्ध में एक वाटरलू नाम का युद्ध होता है, वाटरलू नाम का युद्ध होता है और उस युद्ध में नेपोलियन मारा जाता है। युद्ध क्यों होता है? क्योंकि आसपास के जो देश थे उन्हें डर था कि कहीं हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियां ना बने जिससे हमें राजगद्दी छोड़ना पड़ जाए। कौन से देश सोच रहे थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पर्सिया, है ना, रूस, ये 4 देश था जो जिसके दिमाग में ये बात खटक रही थी और जिन्होंने युद्ध किया किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। नेपोलियन अकेला और इधर 4 राजा, 4 देश, वाटरलू नाम का एक जगह था, वहां पर जाकर आक्रमण कर देता है। किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। नेपोलियन हार जाता है वहां पे। नेपोलियन जब हार गया तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ना, और उसी जेल में नेपोलियन की देहांत हो जाती है, नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है, एक अच्छे राजा की मृत्यु हो जाती है। और वहां से फिर फ्रांस में रूढ़िवाद का जन्म होता है और एक पुरानी विचारधारा का प्रवाह होता है। ये कहानी रही 1815 की एक नई रूढ़िवादी का जन्म, जो टॉपिक हमारा है उसकी। अब आइए हम समझते हैं और लिख करके आपको बताते हैं और आप नोट डाउन करते चलिएगा। ये तो कहानी रहा, समझिए, अब समझते हैं और हम लिखते जाएंगे, आप भी नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, 1815 के एक नई रूढ़िवादी का जन्म कहां से होता है? जब नेपोलियन के खिलाफ नेपोलियन के खिलाफ 4 देश, नेपोलियन के खिलाफ 4 देश, जिसमें पहला ब्रिटेन, सेकेंड पर आता है रूस, थर्ड पर आता है पर्सिया और चौथा ऑस्ट्रिया। ये 4 देश मिलकर जब नेपोलियन को हराता है, कहां पे? वाटरलू नाम के जगह पे। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा ये सारी चीजें को, ठीक है? दिख रही है आपको? विजिबल है? अगर विजिबल है तो लिखते जाइएगा, ठीक है? वाटरलू के नाम जगह पर 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में वाटरलू नाम की जगह पर युद्ध होता है ना, युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन की हार होती है। ठीक है, समझे बात को? नेपोलियन के खिलाफ 4 देश, ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलकर साजिश करते हैं कि इसे हराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये अपनी, आपको याद होगा कि नेपोलियन संहिता जो लाया था, नेपोलियन संहिता में ये मतलब देश की गरीब, पिछड़े और किसान वर्ग के लोगों के बारे में बहुत अच्छी इन्होंने अपने नियम बनाए थे और उसको लागू किया था। और उस चीज से परेशान था ये 4 देश। ये परेशान इसलिए था कि क्योंकि ये नहीं चाहता था कि हमारे देश में भी ऐसा हो और हमें राजगद्दी छोड़ना पड़े, है ना। इसलिए नेपोलियन को ये 4 देश मिलकर हराते हैं और जेल में जाकर बंद कर देते हैं नेपोलियन को, है ना। नेपोलियन को जेल में बंद कर देते हैं और जहां इनकी मृत्यु हो जाती है ना, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद से जो है ये 4 देश मिलकर जो है, 4 देश जो मिलकर जो है वहां से फिर से अपनी वही पुरानी सोच, है ना, पुरानी सोच को बढ़ावा देते हैं और
फिर से राजतंत्र लाते हैं, पुरानी सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां के लोगों को जबरदस्ती राजा के बात को मानने पर मजबूर किया जाता है और बोला जाता है कि जो राजा से प्रेम करेगा वही असली राष्ट्रवादी होगा। लेकिन असली राष्ट्रवाद वो था जो देश से प्रेम करे। लेकिन जब नेपोलियन यहाँ पे हार जाता है तो मजबूर किया जाता है सबको कि जो राजा बोलेगा वही होगा। अगर राजा बोल दिया कि तुम्हें फांसी होगी तो तुम्हें फांसी होगी, अगर राजा बोल दिया तुम देश से निकाले जाओगे तुम देश से निकाले जाओगे, यानी कि राजा का बात ही सर्वोपरि माना जाएगा। ये बात मानने पर सब लोगों को मजबूर कर दिया, है ना। राजा का ही आज्ञा मानना पड़ेगा, है ना, मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है 1815 के रूढ़िवादी का जन्म जो हुआ था, ये उस चीज की घटना है। इसी घटना के बाद 1815 के एक रूढ़िवादी का जन्म होता है और वहां की जनता को फिर से ये सारी चीजें झेलना पड़ता है ना। जो नेपोलियन लाया था अपनी नेपोलियन संहिता में, वो सारी चीजें छीन ली जाती है। वहां पे फिर से एक रूढ़िवाद मतलब एक निरंकुश राजा का शासन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद का जो टॉपिक है विद्यार्थीगण, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वियना संधि के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में वियना संधि के नाम से, है ना। तो इसे मिटा देते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वियना संधि, है ना। एक बार लिख लेते हैं। वियना संधि, वियना संधि क्या है, समझिए बात को। जब 1815 में एक नई रूढ़िवाद का जन्म होता है, वहां पे 4 देश का हाथ है। किस किस देश का, जर्मनी, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया का जन्म मतलब हाथ है। इन 4 देश ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को, एक मिनट देख लेते हैं क्या होता है कि माइक बीच में बंद हो जाता है और रिकॉर्डिंग पूरा हो जाता है लेकिन आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाता है। कल हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि हम वीडियो शूट कर रहे थे, लेक्चर दूसरा हमारा, और क्या हुआ कि 3 मिनट तक वीडियो मतलब माइक ऑन रहा, उसके बाद माइक ऑफ हो गया, मतलब डिस्चार्ज हो गया, और पूरा वीडियो हम लोग शूट कर लिए। बाद में देखे तो उसमें आवाज ही नहीं था, तो हमको फिर से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। इसलिए बीच बीच में हम माइक देखते रहते हैं क्योंकि बंद ना हो जाए, है ना, फिर से हमें वीडियो रिकॉर्ड ना करना पड़े। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में, है ना। हाँ, कहाँ थे हम लोग, वियना संधि पे। तो जो 4 देश मिलकर नेपोलियन को हराया था, उसने एक मीटिंग बुलाया, है ना, मीटिंग बुलाया। एक मीटिंग किस लिए बुलाया कि भाई अब तो नेपोलियन को हम लोगों ने हरा दिया, जी सही बात है। अब देश को कैसे चलाना है, अब जो है यूरोप को कैसे चलाना है, इसके लिए एक बैठक होना चाहिए, एक मीटिंग होना चाहिए, है ना। किसने किसने बोला कि 4 देश के राजा जो थे, रूस, पर्सिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, चारों राजाओं ने एक मीटिंग बुलाया। जगह का नाम है वियना। जगह का नाम क्या है, वियना, जिसे वियना संधि के नाम से जाना गया। इस मीटिंग को ही वियना संधि के नाम से जाना गया। मीटिंग क्यों बुलाया गया, ताकि डिसाइड करना था कि अब नेपोलियन को तो हमने जेल में बंद कर दिया, और नेपोलियन का जो संहिता है, नेपोलियन का जो नियम है, वो तो देश में अभी चल रहा है, तो इसे खत्म करना है और फिर से पुरानी सोच को विकसित करना है। उसके लिए हम चारों मिलकर एक मीटिंग लाते हैं, जिससे आगे चलकर ऐसी कोई घटना ना हो और हमें अपनी राजगद्दी छोड़ना ना पड़े, है ना। इसके लिए एक मीटिंग बुलाती है
वियना। ये वियना क्या है, वियना कहाँ पड़ता है? तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वहां पे मीटिंग को बुलाया जाता है और वहां पे चारों राजा अपने अपने दल बल के साथ आते हैं मीटिंग में और मीटिंग स्टार्ट होती है। और इस मीटिंग की अध्यक्षता मतलब अध्यक्षता जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर है ना, ऑस्ट्रिया के ही चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक नाम का एक राजा था जो चांसलर था वहां का ऑस्ट्रिया का। इसने इस संधि का अध्यक्षता किया है ना। क्या किया? अध्यक्षता किया। किस संधि का? वियना संधि का। और उस संधि में बोला गया, उस संधि में बातचीत स्टार्ट हुई है ना। संधि में चारों राजा पहुंचे थे, संधि में बातचीत स्टार्ट हुई और चारों राजा आपस में बातचीत करने लगे कि भाई